नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत करता हूं डिजिटल विद्यालय में। आज अपन क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स के तहत चैप्टर 2 के अंदर चालक की धारिता और संधारित्र का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चालक की धारिता क्या होती है? तो चालक की धारिता पढ़ने से पहले अपने को पता होना जरूरी है कि ये धारिता शब्द है उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये जो धारिता शब्द है उसका जो अर्थ है कि धारण करने की क्षमता। तो आइए अपन विस्तृत से लिखते हुए इसको जानते हैं। धारिता धारिता शब्द धारिता शब्द का अर्थ धारिता शब्द का अर्थ है धारण करने की क्षमता। धारण करने की धारण करने की क्षमता। तो मैंने आपको जो बताया वही लिखा है कि जो धारिता शब्द जो है उसका मीनिंग क्या होता है, तो धारण करने की क्षमता। तो यहाँ पर देखिएगा, अपन पढ़ रहे हैं कि चालक की धारिता। तो चालक की धारिता मतलब चालक किसको धारण करेगा यहाँ पर, तब चालक की धारिता कहलाएगा। अपन धारिता का मीनिंग जान लिया है कि धारण करने की क्षमता धारिता होती है। तो आइए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। अतः अतः किसी चालक अतः किसी चालक की विद्युत धारिता की विद्युत धारिता अतः किसी चालक की विद्युत धारिता का अर्थ विद्युत धारिता का अर्थ उसके द्वारा उसके द्वारा उसके द्वारा विद्युत आवेश विद्युत आवेश धारण करने की विद्युत आवेश धारण करने की धारण करने की क्षमता से है। धारण करने की क्षमता से है। तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने कि चालक की धारिता पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर उसके मीनिंग को बताया गया है कि अतः किसी चालक की विद्युत धारिता का अर्थ उसके द्वारा विद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता से है। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। अगर चालक की धारिता की बात की जाए तो वह चालक जो विद्युत आवेश को कितना ग्रहण कर सकता है, कितना धारण कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसको धारण करने की, तो उसे अपन कहेंगे चालक की धारिता। बात क्लियर है? अगर मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं कि एक निश्चित सीमा के बाद यदि हम किसी बर्तन में कोई द्रव भरते हैं तो द्रव बाहर फैलने लगता है। उसकी जो लिमिट थी, लिमिट तक भरेंगे तो द्रव बाहर नहीं आएगा, लेकिन लिमिट से ज्यादा भरते हैं तो जो द्रव है वो उस बर्तन से बाहर निकलता है। उसी प्रकार जब एक निश्चित सीमा के बाद किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विसर्जन वातावरण में होने लगता है। क्या बात समझ में आई आपको? धारिता का मतलब यहाँ पर ये है कि धारण करने की क्षमता, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना आवेश ले सकता है। बात क्लियर? थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करना। किसी किसी चालक किसी चालक की आवेश किसी चालक की आवेश संग्रह करने की क्षमता आवेश संग्रह करने की क्षमता उसकी उसकी विद्युत धारिता उसकी विद्युत धारिता का विद्युत धारिता का माप होती है। माप होती है। बात क्लियर है? क्या कहा गया यहाँ पर
किसी चालक की आवेश संग्रह करने की क्षमता उसकी विद्युत धारिता का माप होती है। बात क्लियर है। अब एक लाइन में आगे लिख रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब जब किसी धातु जब किसी धातु की विद्युत रोधी प्लेट जब किसी धातु की विद्युत रोधी प्लेट को कोई आवेश कैपिटल Q दिया जाता है, कैपिटल Q दिया जाता है, तो उसका विभव तो उसका विभव भी उसी अनुपात में तो उसका विभव भी उसी अनुपात में तो उसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, उसी अनुपात में बढ़ जाता है। चालक को दिया गया आवेश कैपिटल Q चालक को दिया गया आवेश कैपिटल Q उसके विभव V के समानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, जब किसी धातु की विद्युत रोधी प्लेट को कोई आवेश कैपिटल Q दिया जाता है तो उसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कोई चालक है, चालक को जो दिया गया अपन ने आवेश है कैपिटल Q, अगर कैपिटल Q आवेश देते हैं तो उसी के अनुपात में उसका विभव भी बढ़ता है, और अपन ने जो आवेश कैपिटल Q दिया है वो विभव के समानुपाती होता है। तो यहाँ से अपने पास में रिलेशन आया। रिलेशन किस प्रकार से आया है समझने की कोशिश करना, कि धातु की को प्लेट है विद्युत रोधी, जिसे अपन ने क्या किया है कैपिटल Q आवेश दिया है। कैपिटल Q आवेश देने से क्या हुआ है, उसका विभव बढ़ गया है। विभव किस अनुपात में बढ़ा, उसी अनुपात में, जिस अनुपात में आपने आवेश दिया है उसी अनुपात में विभव बढ़ गया है, और जो आवेश दिया है वो विभव के क्या है, समानुपाती है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा कि Q समानुपाती है क्या, V। अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो समानुपाती का साइन है वो ये बताता है कि Q और V बराबर है, लगभग बराबर है, लेकिन लगभग। अगर मैं इसको बराबर करता हूं, अगर मैं इनको बराबर में करता हूं, अभी तो क्या है, ये दोनों बराबर तो हैं लेकिन लगभग है, कौन कितना है पता नहीं, लेकिन लगभग बराबर है। लेकिन मैं ये बराबर कर लेता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, C, तो ये क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए Q और V दोनों बराबर हैं, लेकिन किस पर निर्भर है, C पर। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा, फाइनली अगर मैं C का मान निकालूं तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, V को उधर भेज दूंगा तो Q बटे क्या हो गया है, V। अगर ध्यान से देखते हैं तो जो C है यहाँ पर वो क्या है, धारिता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ C चालक की धारिता है, यहाँ C चालक की धारिता है। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद भी करता हूं आपको समझ में आई होगी बात। अगर मैं इसके मात्रा की बात करता हूं तो साथियों देखिए, यहाँ पे C की मात्रा की बात कर रहा हूं, धारिता की। Q आवेश है और Q आवेश का मात्रक होता है कूलाम। Q आवेश है, Q आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और V क्या है, विभव है, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या बात क्लियर है। तो अपन ने देखा कि
Q आवेश है, उसका मात्रक कूलाम होता है, पढ़ रखा है, और विभव V है, V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कूलाम बट्टे वोल्ट क्या होता है, फेरड। कूलाम बट्टे वोल्ट क्या होता है, फेरड। बात समझ में आई आपको? तो यहां से अपन ने देखिए एक रिलेशन निकाला है किसका, चालक की धारिता से, कि C इक्वल टू क्या मिला है अपने को, Q बटे V। ये जो रिलेशन है वो अपन आगे डेरिवेशन निकालने वाले हैं, उसमें बहुत यूज होने वाला है। कहने का मतलब है कि इसी के ऊपर अपन वर्क करने वाले हैं। तो इसको याद रखिएगा और समझने की कोशिश करना। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ और एक लाइन लिख रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। लाइन ये है, अर्थात अर्थात चालक की धारिता चालक की धारिता संख्यात्मक 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 रूप से संख्यात्मक रूप से उस आवेश संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर है जो संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर है उसके जो उसके विभव जो उसके विभव में एक वोल्ट की वृद्धि 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। अब यहां पर देखिए साथियों, मैंने क्या लिखा है और मैं आपको कैसे समझाऊंगा। अपन ने लास्ट निकाला है कि C इक्वल टू होता है Q बटे V। बात क्लियर है? तो उसने क्या कहा कि चालक की धारिता कौन है, C है। संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर में है, संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर में है। देखिए C और Q, देखिए C इक्वल टू Q कब हो सकता है, C इक्वल टू Q कब हो सकता है, जब V का मान क्या हो, 1 हो। बात समझ रहे हैं आप कि C और Q इक्वल में कब हो सकता है, जब V का मान 1 हो। तो वही बात तो अपन ने लिखी है, क्या लिखी है कि चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर में कब होगा, जब या फिर जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करते हैं, मतलब जहां पर विभव का मान क्या हो, 1 वोल्ट हो। यहां पर देखिए चालक की धारिता और आवेश तब ही बराबर हो सकते हैं जब विभव क्या हो, 1 वोल्ट हो। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें कि चालक की जो धारिता है वो आवेश के बराबर में तब ही हो सकती है जब विभव 1 वोल्ट हो। बात क्लियर है? मैंने समझाने की भी आपको कोशिश की है। अब देखिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट परिभाषा पढ़ रहे हैं जो लगभग एग्जाम के अंदर आया हुआ है और आता रहता है, और वह परिभाषा है कि 1 फेरड को परिभाषित कीजिए। 1 फेरड को परिभाषित कीजिए, ऐसा एग्जाम में आता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि 1 फेरड की परिभाषा, 1 फेरड की परिभाषा। ठीक है। अब यहां पर देखिए 1 फेरड की परिभाषा की बात कर रहे हैं अपन, तो क्या होगा, तो क्या होगी परिभाषा, देखिए यदि यदि किसी यदि किसी चालक को यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव उसके विभव में 1 वोल्ट उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस चालक की तो उस चालक की धारिता तो उस चालक की धारिता 1 फेरड होगी।
अपने को यहाँ पर लिखना था एक फेरड की परिभाषा। आपने क्या लिखा है कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस चालक की धारिता 1 फेरड होगी। तो देखिए चालक की जो धारिता है वो 1 फेरड कब होगी, जब अपन 1 कूलाम आवेश देंगे और यहाँ पर विभव के अंदर 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो जब 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस समय जो चालक की धारिता होगी वो 1 फेरड होगी। बात क्लियर है? अब यहां पर समझना, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अगर यहां मैं बात करता हूं कि 1 फेरड इक्वल टू, समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहां पे लेता हूं कूलाम आवेश, क्या होता है 1 फेरड इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 कूलाम की बात करता हूं बट्टे में क्या आ जाएगा 1 वोल्ट। अगर इसको मैं विस्तृत रूप में लिखता हूं तो 1 कूलाम के अंदर जो आवेश होते हैं वो कितना होंगे 3 इंटू 10 की पावर 9 आवेश, 3 इंटू 10 की पावर 9 आवेश की 9 आवेश की स्थिर वैद्युत इकाई है ना, स्थिर विद्युत के अंदर बात कर रहे हैं इकाई। अगर मैं बात करता हूं कि वोल्ट की, तो समझने की कोशिश करना, क्या हो जाएगा यहां पे कि 1/300 विभव, 1/300 विभव की स्थिर विद्युत इकाई। बात क्लियर है? अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं 300 ऊपर जाएगा, 300 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, 900 इंटू 10 की पावर 9, क्या हो जाएगा कि 900 इंटू 10 की पावर 9, और यहां पे क्या आ जाएगा ESU। अब देखिए ESU का फुल फॉर्म क्या होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। लिख देता हूं मैं यहां पर, आपको ध्यान रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। बात क्लियर है? अब यहां पर देखिए, अगर इसको मैं लिखता हूं 9 इंटू 10 की पावर में, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी यहां पर, तो 2 और 9 ये और 2 ये कितनी होगी 11 होगी, तो यहां पर हो जाएगा कि 9 इंटू 10 की पावर 11 E.S.U। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहां से अपन ने देखा कि 1 फेरड धारिता का जो मान है वो क्या होगा 9 इंटू 10 की पावर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में, है ना, स्थिर वैद्युत इकाई के अंदर। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो आप देखेंगे कि अपने को यहां पर, अब देखिए अपन कुछ खास पढ़ने वाले हैं जो न्यूमेरिकल के समय काम आने वाला है, समझने की कोशिश करना। जैसे कि क्या है MF। अब देखिए MF शॉर्टकट में लिखते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है मिली फेरड। क्या है कि मिली फेरड। तो मिली फेरड जो है उसका मान कितना होता है कि 10 की पावर -3 फेरड। तो मिली का मतलब क्या है 10 की पावर -3, ठीक है। फिर आता है माइक्रो फेरड, मैं लिखूंगा यहां पे माइक्रो फेरड। अब देखिए माइक्रो फेरड हो गया, ये इसको पढ़ते हैं मिली फेरड, ये माइक्रो फेरड। माइक्रो फेरड का मान होता है 10 की पावर -6F, है ना। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। फिर होता है नैनो फेरड, नैनो फेरड। अब देखिए नैनो फेरड का मान होता है 10 की पावर -9 और F आ जाएगा। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। फिर होता है पिको फेरड। अब देखिए यहां पे बात करता हूं पिको फेरड, और पिको फेरड के अंदर अगर बात करते हैं तो यहां पर इसका मान हो जाएगा 10 की पावर -12F, ठीक है। ये जो है वो अपन न्यूमेरिकल के अंदर काम लेने वाले हैं, जिसका मतलब होगा MF कहें तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3F, मतलब मिली फेरड। फिर है माइक्रो फेरड, फिर नैनो फेरड,
फिर हैं पिकोफेराड। इनके जो मान हैं वो आपको याद रखने हैं। जब न्यूमेरिकल करेंगे अपन यूज में आने वाला है, और अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा तो आपकी गलती रहेगी, क्योंकि आपने इसको विस्तृत से नहीं पढ़ा है मेरे पढ़ाने के बावजूद। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, इसी उम्मीद के साथ में मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है कि चालक की धारिता। अब उस चालक की धारिता की निर्भरता की बात करते हैं कि वो किस पर निर्भर करता है। जो चालक की धारिता अपन ने पढ़ी है उसकी निर्भरता की बात करते हैं कि वो किस किस पर निर्भर करती है। अगर मैं थोड़ा सा इसके अंदर आगे बढ़ता हूं तो आप देखिएगा ये किस पे निर्भर करेगा। चालक की धारिता आवेश व विभव, आवेश व विभव पर निर्भर, पर निर्भर न होकर, पर निर्भर न होकर चालक के आकार, चालक के आकार, आकृति, चालक के आकार, आकृति व चारों ओर, चारों ओर के माध्यम पर, चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती हैं, निर्भर करती हैं। बात क्लियर है। यहां पर क्या कहा गया है कि जो चालक की निर्भरता है वो किस पर निर्भर करती है। तो ऐसा नहीं है कि अपन ने पढ़ा है कि C इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V होता है। बात क्लियर है। तो अपन ऐसा नहीं अनुमान लगा सकते हैं कि C इक्वल टू Q बाय V होता है तो आवेश और विभव पर निर्भर करेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि चालक की जो निर्भरता है वो आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसके आकार पर, उसकी आकृति पर और उसका माध्यम कैसा है उस पर निर्भर करती है। बात क्लियर है। और अभी तक अपन ने पढ़ लिया है कि चालक की धारिता क्या होती है। बात क्लियर है। उसका मात्रक क्या होता है, उसकी मात्रक की परिभाषा पढ़ ली अपन ने। ठीक है, एक फैराड की परिभाषा पढ़ ली, उसकी निर्भरता पढ़ ली। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो यहां से अपन पढ़ेंगे कि संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत। देखिए संधारित्र का सिद्धांत क्या है। किसी आवेशित चालक के पास, किसी आवेशित चालक के पास यदि कोई, यदि कोई दूसरा चालक, यदि कोई दूसरा चालक लाया जाए, दूसरा चालक लाया जाए जिसके, जिसके संपर्क से, जिसके संपर्क से पहले चालक की, जिसके संपर्क से पहले चालक की धारिता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है, यही, यही संधारित्र का सिद्धांत है, यही संधारित्र का सिद्धांत है, यही संधारित्र का सिद्धांत है।
तो देखिए संधारित्र के सिद्धांत के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि किसी आवेशित चालक के पास यदि कोई दूसरा चालक लाया जाए जिसके संपर्क से पहले चालक की धारिता बढ़ जाती है, तो यही संधारित्र का सिद्धांत है। बात क्लियर है? मुझे विश्वास है कि आज की क्लास में अपन ने जो भी इंपॉर्टेंट पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करके बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें, और इसे नोट कर लेना क्योंकि आगे वाली जो क्लास है उसमें इसका यूज है। ये पढ़ोगे अच्छी तरह से तभी वो आपको समझ में आने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।